आज हम भारत में सांस्कृतिक, धार्मिक और औषधीय उपयोग के लिए अत्यधिक महत्व वाले पौधे के बारे में बात कर रहे हैं। इस पौधे की इन्हीं विशेषताओं के कारण हमने इस पौधे को कई वन क्षेत्रों में शूट करने के लिए कोशिश की, लेकिन आदत हमें ये वायनाड के वन क्षेत्रों से मिला। ये पौधा शुष्क पर्णपाती जंगलों, खुले घास के मैदानों और सड़कों के किनारे पाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि इसे पारंपरिक ब्राह्मण घरों में पूजा के लिए उगाया जाता था। पारंपरिक चिकित्सा में इसके बहुमुखी उपयोग और आधुनिक फार्माकोलॉजी में क्षमता ने इसे आगे के अनुसंधान और संरक्षण के लिए एक मूल्यवान पौधा बन दिया है। और यह एक छायादार वृक्ष है। इसके अलावा इसकी पत्तियों और फूलों का उपयोग धार्मिक समारोहों और अनुष्ठानों में किया जाता है। ये फूल मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों जैसे विभिन्न परागणकों को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार यह पौधा पारिस्थितिकी तंत्र में भी एक बड़ा योगदान देता है। जंगलों के माध्यम से हमारे कई ट्रैकों पर एक खूबसूरत मधुमक्खी के पौधे ने हमारा ध्यान खींचा है। शूटिंग नहीं की क्योंकि यह जंगल के अंदर थी। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली ब्यूटिया की एक प्रजाति है। इसे जंगल कीलो, बंगाल किनो, पलाश, ठक, बस्टर सगैन, वानंतारा, चित्रकूट फूल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत ही है जहां इस पौधे की सामग्री को टेक्सोनॉमिक रूप में पहचाना गया है और प्रामाणिक रूप से अध्ययन किया गया है। उसके बारे में अगले एपिसोड में विस्तार हो बताया जाएगा। यह वीडियो 2 एपिसोड में बनाया गया है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा फीचर प्लांट है। हम जो भी सामग्री तैयार करते हैं उसे उस आग्रह के साथ इतना शैक्षिक बनाया जाता है कि यह अगली पीढ़ी के लिए सीखने लायक संपत्ति हो। आइए वीडियो के विवरण पर गौर करें। प्रत्येक पौधे के बारे में बात करते समय उसके ऐतिहासिक, किंवदंती और सांस्कृतिक मूल्य का उल्लेख किया जाना चाहिए। हम इस बात पर जोर देते हैं कि ये पूरी तरह से दलगत राजनीति, धर्म या विचारधारा के दायरे में नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि हम किसी विशेष आस्था में संबंधित नहीं है, हम अक्सर पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों का स्वतंत्र विश्लेषण करते हैं। आइए इस पौधे की पारंपरिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों की जांच करें। यह हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में एक बहुत ही खास पौधा है जिसकी चर्चा निम्नलिखित अनुभागों में की जाएगी। यह पौधा अपने प्रचुर फूलों के कारण कई स्थानों पर एक सजावटी पेड़ के रूप में उगाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से इसकी उत्पत्ति बिहार और झारखंड में हुई थी। यह एक समय थाकू जंगलों में व्यापक रूप से उगता था, जो गंगा और यमुना के बीच दोखा क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को कवर करता था। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्षेत्र में इन पेड़ों को साफ कर दिया और किसानों से कर के उद्देश्य से उन्हें खेती के लिए किसानों को दे दिया। आज यह पौधा बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया और पश्चिमी इंडोनेशिया में व्यापक रूप से उगाया जाता है। यह एक छोटा शुष्क मौसम का पर्णपाती पेड़ है जो 12 से 15 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। यह पौधा धीमी गति से बढ़ने वाला होता है। इसकी पत्तियां 8 से 16 सेमी आकार की होती है। प्रत्येक डंठल में 3 पत्रक होते हैं। प्रत्येक पत्रक 10 से 20 सेमी लंबा होता है। हालांकि यह हर साल नहीं खिलता है। यह सर्दियों के अंत में यानी फरवरी से अप्रैल तक खूबसूरती से खिलता है। ये फूल 5 सेमी लंबे और चमकीले नारंगी लाल रंग के होते हैं। प्रत्येक फूल में 5 पंखुड़ियां और 2 पंख होते हैं। यह तोते की मुड़ी हुई चोंच जैसा दिखता है। बर्फबारी, ठंड या बरसात होने पर यह पेड़ आमतौर पर नहीं खिलता है। गर्मियों में इन फूलों से 1 या 2 बीजों वाली चपटी फैलियां निकलती है। इसकी लकड़ी का उपयोग राल, चारा, औषधि और रंग बनाने के लिए किया जाता है। इसकी त्वचा बिना कठोरता के सफ़ेद और मुलायम होती है और इसका उपयोग कुओं और पानी के स्कूपों में किया जाता है क्योंकि यह लंबे समय तक जीवित रहती है पानी के नीचे। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किसान आमतौर पर इस पेड़ को खेत की मेड़ों पर लगाता है। इसके युवा अंकुर मवेशियों को खिलाया जाते हैं।
इसी तरह महाराष्ट्र के कुछ ग्रामीण इलाकों में खाना खाने के लिए इसकी पत्तियों का इस्तेमाल प्लास्टिक की प्लेटों के विकल्प के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इस पौधे के कई व्यावसायिक उपयोग भी है, वो भी अगले एपिसोड में बताया जाएगा। इसके सबसे अनूठे पहलुओं पर चर्चा करने से पहले किसी भी पौधे की तरह इसकी देखभाल, निषेचन और कीट नियंत्रण का उल्लेखन किया जाना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि पौधे की विशेषताएं जानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यही जानना भी पर्याप्त नहीं है कि उसे कैसे उगाया जाए। जब हमने पौधों के बारे में वीडियो बनाना शुरू किया तो हमने इन बातों पर ध्यान दिया। इसका मुख्य कारण यह है कि हमें पौधों के उचित रख रखाव के बारे में कहीं से भी कोई निर्देश नहीं मिले। हम जो भी यूट्यूब वीडियो दिखता है कि उनमें रख रखाव के आजमाए हुए और असल तरीके दिखाए जाते हैं। ये अक्सर उनके पारिस्थितिकी तंत्र में केवल अनुप्रयोग स्तर होता है, इसलिए हम इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हम किसी पौधे की देखभाल के सामान्य तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं। यह पूर्ण सूर्य के प्रकाश में पनपने वाले पौधा है। इसे प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। निर्बंध खूब वाला खुला स्थान इस पौधे के लिए सबसे उपयुक्त है। यह अच्छी जल निकास वाली दोमट रेत मिट्टी आदि में उगता है। हालांकि यह विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उग सकता है, लेकिन यह अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को पसंद करता है, इसलिए यह विभिन्न वातावरणों के लिए उपयुक्त है। परिपक्व होने के बाद यह सूखा सहने वाला पौधा भी है। हालांकि युवा पेड़ों को नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है। अत्यधिक पानी देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जड़ सड़न हो जा सकती है। यह थोड़े अम्लीय से तटस्थ पीएच में अच्छी तरह से बढ़ता है, यानी कि यह 6 से 7 हिस्सा 5 तक, लेकिन यह अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय मिट्टी में नहीं उगता। गर्मी जलवायु पसंद करता है। यह आमतौर पर उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगता हुआ पाया जाता है। यह उच्च तापमान का भी सामना कर सकता है, लेकिन यह बर्फीले इलाकों में नहीं उगेगा। यह एक बहुत ही लचीला पौधा है जो विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल हो सकता है। इसके अलावा सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की उर्वरकता में सुधार करने की इसकी अनूठी क्षमता है। इस पौधे के स्वस्थ विकास और अच्छे फूल आने के लिए उर्वरक अच्छा है। 10 या 14 के बराबर अनुपात में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम युक्त संतुलित एनपीके उर्वरक दिया जा सकता है। वर्ष में 2 बार निषेचन किया जा सकता है, शुरुआती और देर से वसंत। अच्छी जड़ों के लिए युवा पेड़ों में नियमित खाद डालना अच्छा होता है। युवा पेड़ों के लिए ट्रिप लाइन के चारों ओर उर्वरक डालें। परिपक्व पेड़ों के लिए ट्रिप लाइन के बाहर और जड़ क्षेत्र में उर्वरक डालें। फिर जड़ क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अच्छी तरह से पानी दें। युवा पेड़ों के लिए 500 ग्राम से 1 किलोग्राम उर्वरक डाला जा सकता है। वयस्कों को 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम खाद दी जा सकती है। यदि जैविक खाद प्रदान की जाती है तो खाद या सड़ने वाली सामग्री डाली जा सकती है। एफिड, स्माइल बैग्स, कैटरपिलर, स्केल कीड़े, जहर आइवी, पत्तियां खब्बे, जड़ सड़न, एंथ्रेक्नोज ऐसे कीट और रोग है जो इसे प्रभावित करते हैं। आप उनके नियंत्रण और रखरखाव के बारे में अधिक जानने के लिए आईवी पैराडाइज की वेबसाइट पर प्लांटिंग एंड केयर पेज पर जा सकते हैं। नए पौधे बीजों को अंकुरित करके कलमों द्वारा तथा कलम लगाकर पैदा किए जा सकते हैं। उत्पादन प्रक्रिया का विवरण जानने के लिए आप आईवी पैराडाइज वेबसाइट पर विभिन्न प्रसार विधि पृष्ठ पर जा सकते हैं या व्हाट्सएप पर प्लानिंग और एग्जीक्यूटिव में संपर्क कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि यह पेड़ बाज के पंख से उत्पन्न हुआ था। वायु पुराण के अनुसार यह पौधा यम के शरीर के दाहिनी ओर से उत्पन्न होता है। यह खूबसूरत पेड़ हिंदुओं और बौद्धों द्वारा समान रूप से पूजनीय है। माना जाता है कि मेथांगर बुद्ध, जिन्हें दूसरे बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, को इसी पौधे के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। संस्कृत में पलाश के नाम से जाने जाने वाले इस पौधे का उल्लेख यजुर्वेद और ऋग्वेद सहित कई संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद का पहला श्लोक इसी परास के बारे में है। भारतीय लेखक, वकील, राजनयिक और राजनीतिक कार्यकर्ता खुशवंत सिंह ने अपने खंड द स्टडी ऑफ द सिख में पंजाब की स्थलाकृति में विवरण में इसे पौधे का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा पंजाबी साहित्य में भी इस पेड़ का जिक्र अक्सर मिलता है। पंजाबी कवि हरिंदर सिंह महबूब ने
इसे अपनी कविताओं में प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया है। अग्रेसिव उपन्यासकार, लघु कथाकार, कवि और पत्रकार जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग बियॉन्ड द पाल 1888 में लघु कहानी प्लेन टाइल्स फार्म्स के हिल में प्रकाशित हुए थे। उनका जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ था। इसके अलावा 1894 में प्रकाशित उनके काम में भी इस पेड़ का जिक्र है। पश्चिम बंगाल में इसे बसंत से जोड़ा जाता है और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों और कविताओं में इसके नारंगी जैसे फूल की तुलना आग से की गई है। आज शांति निकेतन में जहां टैगोर और विशाल नारायण दिखते थे, यह फूल वसंत उत्सव का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। प्लासी की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध पलाशी शहर का नाम इसके नाम पर संस्कृत में रखा गया है। यह झारखंड राज्य में पलाश नवताती पारंपरिक से जुड़ा है। कई लोक साहित्य में पलाश को जंगल की आग कहा गया है। झारखंड के शुष्क पर्णपाती जंगलों की सुंदरता तब अपने चरम पर पहुंच जाती है जब अधिकांश पेड़ों के पत्ते छट जाते हैं और पलासा खिल जाता है। इसलिए पलासा झारखंड का राज्य पुष्प भी है। उनका मानना है कि यह पेड़ अग्नि और युद्ध के देवता अग्निदेव का रूप है। तेलंगाना में इन फूलों का उपयोग शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा के लिए किया जाता है। वहाँ इसे मोदुआ चेदू कहा जाता है। केरल में इसे प्लासो चमदा या विशाल नारायण कहा जाता है। चमदा संस्कृत शब्द हिरानी का एक स्थानीय उपयोग है जो अग्निहोत्रम में इस्तेमाल किया जाने वाला लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा है। यह वृक्ष केरल के ब्राह्मण घरों में भी पाया जाता है क्योंकि इसका उपयोग उनकी अग्नि पूजा के लिए किया जाता है। इस पेड़ की छाल तमिल ब्राह्मणों के दैनिक समिता धन अग्नि अनुष्ठान में एक महत्वपूर्ण खड़क है। साथ ही ब्रह्मचर्य के प्रथम वर्ष में यह संस्कार उनके लिए बहुत आवश्यक होता है। इसके फूल का संस्कृत में बसंत के आगमन और प्रेम का रंग के प्रतीक में रूप में कविता में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। गीता गोविंद में जयदेव ने कामदेव के साथ इन फूलों का उल्लेख किया है। सबसे बढ़कर इसके फूलों का उपयोग पारंपरिक होली समारोहों में प्राकृतिक रंग बनाने के लिए किया जाता है। इसके सांस्कृतिक महत्व को इतनी विस्तार से उजागर करने का कारण मानव इतिहास पर इस पौधे के प्रभाव को चित्रित करना है। जब हम अपने आसपास प्रत्येक पौधे को देखते हैं तो हमें से कई लोग इसकी विशेषताओं को जानना नहीं चाहते हैं। प्रत्येक पौधे को आपके पास लाने के लिए बहुत सारे अध्ययन किए जाते हैं। अगली कड़ी में इसके औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग तथा खाद्य एवं औषधीय उपयोग प्रस्तुत किए जाएंगे। यहाँ हम आपके लिए कई विशेषताएं प्रस्तुत करते हैं जिन्हें आप जानते हैं और नहीं जानते हैं। ये आईवी पैराडाइज के रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क करके या वहाँ के पारंपरिक किसानों से अपने इलाकों में पारंपरिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके किया जा सकता है। इसके अलावा ये यथासंभव अधिक से अधिक पौधे ढूंढने और उनके आपके पास लाने का प्रयास करता है। शॉपिंग साइट पर कई दुर्लभ पौधे उपलब्ध है। जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है, उन्हें साइट से या व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करके खरीदा जा सकता है। यदि आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर है तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करें।